जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार रशिया ने खुद अनाउंसमेंट करी है कि वो यूक्रेन बॉर्डर से सभी सैनिकों को वापस कर रहे हैं और उस समय ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध का खतरा खत्म हो चुका है। लेकिन अब समय पूरा बदल चुका है। मंगलवार को रशिया ने यूक्रेन की 2 जगह को रिपब्लिक घोषित कर दिया और थर्सडे को सुबह आकर उसमें युद्ध का ऐलान भी कर दिया और उसके बाद यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध छिड़ गया और बहुत सारे लोगों की मारे जाने की और घायल होने की भी खबर आई। तो आइए आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या अमेरिका यूक्रेन की हेल्प करने के लिए डायरेक्ट रूप से आगे आएगा, क्या नाटो के सभी कंट्री रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है और इस मामले में भारत दखलंदाजी देने से क्यों बच रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूएबल लगे या हमारी वीडियो से आपको कुछ नई चीज सीखने को मिले तो प्लीज हमारी वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारी वीडियो का एक ही मोटिव होता है कि हम मुद्दों पे ही नहीं, हम आसान भाषा में फैक्ट्स पे भी बात करते हैं। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि अमेरिका यूक्रेन की इस मामले में किस हद तक हेल्प कर सकता है और किस तरीके की हेल्प करेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ अमेरिका इस मामले में डायरेक्ट अपनी सेना को यूक्रेन में युद्ध के लिए नहीं उतारेगा। वो आर्म इक्विपमेंट जरूर प्रोवाइड करवाएगा, वो रशिया की कई सारे ऑर्गेनाइजेशन और रशिया की कई सारी कंपनीज पर बैन जरूर लगा देगा, लेकिन वो डायरेक्ट हेल्प करेगा ये इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर नहीं रहा है। आपने अफगानिस्तान और तालिबान के मामले में तो देख ही लिया होगा और अमेरिका का भी सीधा टक्कर चाइना के साथ है और ताइवान को चाइना से बचाने के लिए अमेरिका ने ताइवान में कंसंट्रेशन लगा रखा है और यही एक मेन कारण मान रहे हैं कि रशिया ने युद्ध के लिए यही समय चुना। ये बात तो जरूर है कि कई सारे कंट्री रशिया पर कई सारे बैन लगाएंगे, लेकिन देख के तो यही लगता है कि रशिया इन सब चीजों के लिए तैयार है। लेकिन ये जानना भी हम सबको जरूरी है कि चाइना और रशिया के बीच में भी बहुत अच्छी दोस्ती है और चाइना रशिया का पूरा सपोर्ट कर रहा है। लेकिन रशिया जानता है कि चाइना अंदर से चाहता है कि रशिया पूरी तरीके से तहस नहस हो जाए, ताकि चाइना एशिया में इकलौता सुपर पावर बना रहे और अमेरिका का इकलौता कॉम्पिटिटर रहे। अब हम ये जानते हैं कि आखिरकार भारत इस मामले में दखल अंदाजी क्यों नहीं कर रहा है। इस बात का दरअसल पाकिस्तान कनेक्शन है। भले ही आज पाकिस्तान रशिया को पूरा सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रशिया के दौरे पर इस समय गए हुए हैं और बोल रहे हैं कि रशिया में आने का ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग समय है, लेकिन पहले यूक्रेन और पाकिस्तान के डिफेंस रिलेशनशिप बहुत मजबूत थे। 2001 में यूक्रेन ने ही पाकिस्तान को T-80D टैंक सप्लाई करे थे, जिसके जवाब में भारत को भी रशिया से T-90D टैंक सप्लाई खरीदना पड़ा था। लेकिन 2018 में पाकिस्तान ने रशिया से 300 T-90 टैंक्स मांगे, लेकिन रशिया ने देने से मना कर दिया। वहीं 2019 में भारत ने मांगे तो रशिया ने तुरंत प्रोवाइड कराया और ऐसा बहुत पहले से देखा जा रहा है कि रशिया और भारत की जोड़ी बहुत ही अच्छी है और रशिया और भारत का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है। इसलिए भी भारत नहीं चाहता इस मामले में दखलंदाजी करना। लेकिन मामला ये था कि यूक्रेन में भी 20,000 इंडियंस फंसे हुए हैं, जिसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। तो भारत इस मामले को कैसे संभालता है, जो कि हमने देखा भी कि भारत इस मामले को कैसे संभाल रहा है। वहीं वीरवार को न्यू दिल्ली में यूक्रेन की एम्बेसी ने भारत के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करी कि वे रशिया के प्रेसिडेंट से बात करके इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। ये बात तो सही है कि भारत और रशिया के रिलेशनशिप तो बहुत अच्छे हैं और डिप्लोमेटिक वे का रास्ता कभी बंद नहीं होता, लेकिन जैसे कि रशिया के प्रेसिडेंट की छवि है, वो सब कुछ सह लेंगे लेकिन अपनी बातों से पलटना नहीं। तो ऐसे में इंडियन प्राइम मिनिस्टर रशिया के प्रेसिडेंट से युद्ध को रोकने के लिए बात करें और फिर भी युद्ध ना रुके, तो ऐसे में इंडियन प्राइम मिनिस्टर की छवि का नुकसान होने का बहुत खतरा होता है। मान लीजिए जैसा कि यूक्रेन की एम्बेसी ने भारत के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करी कि वह इस मामले में मीडिएटर के तौर पर काम करे, पर ऐसे में यूक्रेन को टेबल पर कुछ ना कुछ रशिया के लिए रखना ही पड़ेगा। मेन बात ये भी है कि भारत कभी मीडिएटर के पक्ष में नहीं रहता, क्योंकि अगर भारत मीडिएटर के पक्ष में रहा तो कश्मीर मामले में ये भारत को हिट बैक कर सकता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि भारत अपना कुछ इंटरेस्ट देख के ही इस पर फैसला लेगी। लेकिन ये जरूर है कि भारत के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि यूक्रेन में फंस रहे अपने नागरिकों को कैसे निकालेगा, और भारत ने इसका रास्ता निकाल भी लिया है। भारत पोलैंड के रास्ते अपने नागरिकों को इंडिया में वापस ला रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने इवैक्यूएशन की जिम्मेदारी लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ अपना काम करना शुरू कर दिया है। अभी के हालात देखते हुए साफ पता चल रहा है कि कोई भी देश इस मामले में डायरेक्ट दखलंदाजी नहीं करेगा और न ही अपने सैनिक भेजेगा। अगर कोई भी देश सैनिक भेजता भी है तो इसका मतलब है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया है। युद्ध शुरू होते ही आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, चीजों का दाम कितना ज्यादा बढ़ने लग गया है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो वर्ल्ड में लगभग हर कंट्रीज को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। भले ही नाटो बोल रहा हो कि उसने अपने मेंबर कंट्रीज में सैनिकों को तैनात कर दिया है, 100 फाइटर जेट्स तैयार कर लिए हैं, 120 जहाज तैयार कर लिए हैं, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ रशिया को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इतनी सी तैयारी से रशिया का बिगड़ेगा भी क्या। लेकिन असल बात तो ये है कि यूएनओ ने इस मामले में कोई दखलंदाजी नहीं की है। क्या यूएनओ एक नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सोचने वाली बात रह गई है। इस मामले में आप लोग का क्या कहना है, प्लीज हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूएबल लगे या हमारी वीडियो से आपको कोई नई चीज सीखने को मिले तो प्लीज हमारी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।